सुप्रभातम। ज्ञान में चैनल के माध्यम से शेर से शुरू पापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, पूर्व टॉपिक की बात ही आज हम साहित्य प्रथम पत्र जो है उसमें साहित्य दर्पण का द्वितीय परिचय के अंतर्गत जो अभिधा लक्षण व्यंजना जो शब्द शक्तियां हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आज इसके अंतर्गत हमने अभिधा लक्षण जो शब्द शक्तियां हैं उसका दौर में अध्ययन कर लिया था। आज हम जो अंतिम जो शब्द शक्ति है व्यंजना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो यह शब्द शक्ति है इसका उदाहरण हम देखते हैं, लक्षण देखते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिएगा आप सभी जो आपको अभी तक अध्ययन करवाया गया है उस अध्ययन के अंतर्गत आप सभी को अपना जो अध्ययन है वो सुचारू रूप से चालू रखना है और आपको नियमित रूप से अध्ययन भी करना है। तो अभिधा हमने पढ़ी थी, फिर अभिधा लक्षण है, व्यंजना है, उसको भी हमने पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें क्या देखते हैं, देखिएगा कह रहे हैं कि लक्षणमूला है। तो लक्षणोपास्यते यस्य कृते तदुपयोजनम यस्य यया प्रत्यायते शास्य व्यंजना लक्षणाश्रयः। तो कह रहे हैं कि अभिधामूला जो व्यंजना है उसका वर्णन हुआ और लक्षणमूला जो व्यंजना है उसको बता रहे हैं। तो कह रहे हैं लक्षणा जिसके लिए की जाती है वह प्रयोजन जिस प्रति से प्रतीत होता है उसे लक्षणमूला व्यंजना कहा जाता है। यथा गंगायाम घोषः इत्यादौ जन्मयादि अर्थबोधन बोधनात् अभिधायाम तत्र अर्थबोधनां च लक्षणायां दीयतायां यया शीतत्वं पवनत्वाद्ये अतिशयो आदिबोध्यते सा लक्षणमूला व्यंजना। कह रहे हैं गंगायाम घोषः इत्यादि जो स्थल है उस स्थल में जलमय आदि अर्थ का बोधन कर अभिधा से निवृत्त होने पर और तट आदि का जो बोध है वो करे लक्षणों के निवृत्त होने पर जिस प्रति से शीतत्व और पावनत्व आदि का बोध होता है उसे लक्षणमूला व्यंजना कहते हैं। इस प्रकार साध्य व्यंजना का प्रतिपादन करें आर्थी व्यंजना को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वक्त्री बोधव्य वाक्यानां अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्तावदेश कालानां काको चेष्टा विकस्य च वैशिष्ट्या अन्यम अर्थ या बोध्यते सा अर्थ संप्रभा। तो बता रहे हैं कि वक्ता, वक्त्री का क्या तात्पर्य है, वक्ता बोधव्य वाक्य और अन्य का सामीप्य वाच्य अर्थ प्रस्ताव का तात्पर्य क्या है, प्रकरण, देश, काल, काको का तात्पर्य जो ध्वनि काल है और चेष्टा आदि इनकी विशेषताओं से जो शक्ति अन्य अर्थ का बोध कराती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। तो उनमें वक्ता, वाक्य, प्रस्ताव, देश और काल इनकी विशेषताओं में जैसे ग्रंथ का जो है उन्होंने वो बता रहे हैं कि कालो मधु कुपित एष च पुष्पधन्वा धीरा बहन्ति रतिके दहरा समीरा केली बनीयम अभिबंधुर
बयान है। पति दूर देश में है कि हे सखी आज क्या करना चाहिए, है ना। दूरे पति कथे किम करणीय मध्य कहो। तो यहाँ पर इस स्थान में शीघ्र प्रच्छन्न जो कामुक को तुम भेजो, यह बात कोई नायिका भी तो सखी है, उस सखी के प्रति व्यंजना से व्यक्त और वाक्य प्रकरण देश और काल आदि की जो विशेषता है उस विशेषता से व्यक्त कर रही है। अत्र एतद् देशं प्रति शीघ्रं प्रच्छन् कामुक स्वया प्रेषयताम् इति सखी प्रति कयाचित् व्यंजते। यहाँ पर बोधव्य तात्पर्य जो बात कही जाती है या कहे जाने वाले की विशेषता में, जैसे निःशेषच्युत चंदन स्तन तटम निमृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरवनंदने पुलकिता तन्वितवेयं तनु मिथ्यावादिनी बुद्धिमान भजन स्याज्ञात पीडागमे वापिन स्नातुमितो गतासिन पुनः तस्या दमस्यांति। तो यहाँ पर जैसे नायक को लाने के लिए भेजी गई, परंतु स्वयं नायिका होकर स्नान करने के छल का प्रदर्शन करने वाली सखी को नायिका कह रही है कि हे सखी तुम्हारे जो स्तन तट है उन स्तन तट से चंदन जो है वो बिल्कुल मिट गया है, और अधर राग यानी जो तुम्हारे अधरों की लालिमा है वो भी मिट गई है। नेत्र दूर तक अंजन से रहित है, कहने का मतलब तुम्हारे आंखों का, तुम्हारे नेत्रों का जो कचर है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा पतला शरीर जो है वो भी रोमांचित प्रतीत हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बंधुजन यानी सखी की पीड़ा को न जानने वाली हे मिथ्याभाषिणी बुद्धि, मिथ्याभाषिणी झूठी प्रशंसा करने वाली, तो यहाँ से बावड़ी में स्नान करने यानी बावड़ी में स्नान करने गई थी, परंतु उस अधमजन यानी मेरे जो प्रिय है उन प्रिय के पास नहीं गई। तो अत्र तदंतिकम एव रंतुम गतासीति विपरीत लक्षण तस्य च रंतुम इति व्यंग्यम प्रतिपाद्यम दूति वैशिष्ट्यात् बोध्यते। यहाँ पर इस पद में विपरीत लक्षणा से उस अधम के समीप तो गई यह अर्थ लक्षित होता है, तो उसका रंतुम यानी गमन करने के लिए ऐसा व्यंग्य अर्थ प्रतिपाद्य वृत्ति की विशेषता से बोधित हो रहा है। तो अन्य सन्निधि वैशिष्ट यथा, अब अन्य सन्निधि का जो विशेषता है उसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि पश्य निश्चल निस्पंदा बसेनी पत्रे राजते बला का निर्मल मरकत भांजन परिस्थिता संत सुक्ति निवा। क्या कह रहे हैं कि रमण करने के लिए संकेत करने वाली नायिका की निश्चेष्ट वृत्त के प्रति यह उक्ति है। तो कह रही कि हे निश्चल पश्य निश्चल निस्पंदा बसेनी पत्रे राजते बला का। तो कह रहे निश्चल कमलिनी के पत्ते पर अत्यंत निश्चेष्ट होकर बैठी हुई बगुली जो है वो निर्मल पन्ने के बर्तन में बने हुए शंख पात्र के समान सुशोभित हो रही है। तो अत्र बलात्कार निष्पन्नत्वेन विश्वस्तत्वं तेन अस्य देशस्य विजनत्वं अतः संकेत स्थानम् एतत् इति कयापि सन्निहितं प्रच्छन्न कामं प्रति उच्यते। अत्रैव स्थान निर्जनत्व रूपं व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्यं प्रयोजनम्। तो यहाँ पर इस कारण से यह संकेत स्थल है, यह बात कोई नायिका निकट स्थित प्रच्छन्न कामों को व्यंजना से सूचित करती है। इस उदाहरण में स्थान निर्जनता व्यंग्य अर्थ की जो विशेषता है वो उसका प्रयोजन है। भिन्न कंठ ध्वनि धीरे काकुरिति अभिधीयते इत्युक्त प्रकाराया
भेदा आकृभ्यो ज्ञातव्या वैशिष्ट्यता। तो कह रहे हैं कि जिसमें कंठ स्वर भिन्न होता है, जिसमें कंठ का जो स्वर भिन्न होता है उसे काकू कहते हैं। ऐसे लक्षण से युक्त कामुक्य भेद जो नाट्य शास्त्र आदियों से जानने चाहिए। कामुक्य विशेषता में दर्शा रहे गुरु पर तंत्र दयावत दूर तरम देशम उद्यतो गंतुम अलीकुल कोकिल ललिते नश्यति सखी सुरभिषमय असौ अत्र न एष्यति अभी तरहि एष्यत्ते वेति काक्वा व्यंजते। कह रहे हैं कि कोई नायिका उसे किसे कहती कि हे सखी गुरुजन आदि के अधीन होने से, गुरुजन यानी पिता आदि के अधीन होने से बहुत दूर देश में जाने के लिए तत्पर मेरे प्रिय वर्णों और कोयलों से मनोहर वसंत ऋतु में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर नायिका न एष्यति अर्थात नहीं आएंगे ऐसा निषेध के अभिप्राय से कहा कि सखी न एष्यति नहीं आएंगे, ऐसी काव्य से प्रसन्न कर आएंगे ऐसा जो विविध अर्थ है उस अर्थ को व्यक्त करती है। चेष्टा वैशिष्ट था, चेष्टा विषय का उदाहरण देते हैं यहाँ पर बता रहे संकेत काल मनुष्यम विटम ज्ञात्वा विदग्धया। क्या कह रहे हैं? संकेत कालशम मनुष्यम विटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन न अर्पित कुतम लीला बतुम निमिलितम। कह रहे कि चतुर्नायिका ने विट को संकेत ज्ञान का इच्छुक समझकर दीक्षित नेत्रों से अभिप्राय सूचित कर लीला कमल को संकुचित कर दिया है। तो कह रहे हैं अत्र संज्ञा संकेत कालमिति पद्म निमिलन आदि चेष्टया कयाचित् योद्धस्यते एवं वक्र आदिनाम व्यस्त समस्तानाम वैशिष्ट बोधव्य। कह रहे हैं कि इस पद्य में कमल के संकोचन आदि की चेष्टा के द्वारा संज्ञा संकेत समय यह कोई नायिका सूचित करती है। इसी तरह वक्ता आदि के अलग अलग और मिले हुए उदाहरणों से हमें यह जानना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि त्रैविद्यादीयम अर्थानाम प्रत्येकम त्रिविधा मत। कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसके तीन भेद होने से, अर्थ के कितने भेद? तीन भेद होने से आरती व्यंजना है वो भी तीन प्रकार की होती है। तो यहाँ पर क्या वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार अर्थ होने से तभी कही गई सब व्यंजनाएं भी तीन प्रकार की होती है। अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्य त्रिरूपतया सर्वा अपि अनंतरूपता व्यंजना स्त्रीविधा तत्र वाच्यार्थस्य व्यंजना यथा कालो मधु इत्यादि। तो कह रहे हैं कि उसमें वाच्य अर्थ की व्यंजना जैसे कालो मधु इत्यादि, लक्ष्य अर्थ की जो व्यंजना है वो निशेष चंदनम इत्यादि, व्यंग्यार्थ की व्यंजना में बताया है कि औणिच इत्यादि प्रकृति प्रत्यादि व्यंजकत्व तो प्रपंच इष्यते। प्रकृति और प्रत्यय आदि की व्यंजना का हम पीछे विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बता रहे हैं शब्द बोध्यो वेनक्त्यर्थ शब्दो अपि अर्थांतराश्रय एकस्य वेदकत्वे तद अन्यस्य सहकारिता। यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्थ शब्द से होते होकर के व्यंजक होता है, उसी तरह शब्द भी दूसरे अर्थ का आश्रय लेकर के व्यंजक होता है। अतः जहाँ एक शब्द या अर्थ व्यंजक होता है वहाँ दूसरा यथाक्रम अर्थ या शब्द सहकारी होता है।
यत्र शब्दो व्यंजकत्वे अपि अर्थान्तरम् अपेक्षते अर्थोऽपि शब्दं तद एकस्य व्यंजकत्वे अन्यस्य सहकारिता अवश्यमनी कर्तव्य। कह रहे हैं कि शब्द व्यंजक होने पर अर्थ की उपेक्षा करता है, उसी तरह अर्थ भी व्यंजक होने पर शब्द की उपेक्षा करता है। इस कारण से एक की व्यंजकता में दूसरे की सहकारिता भी अवश्य माननी चाहिए। आगे होता है अभिधादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्या त्रिविधोतः शब्दोऽपिवाचकः तद्वद लक्ष्यो व्यंजकस्तथा। अभी दो-पादी को वाचक है, लक्षणोपाधि को लक्षक है, व्यंजनोपाधि को व्यंजक है। क्या बता रहे हैं कि अभिधा आदि तीन उपाधियों की विशेषता से शब्द भी वाचक, लक्षक और व्यंजक है। इस प्रकार से तीन प्रकार का माना गया है, जिसमें अभिधा का व्यापार है वह वाचक कहलाता है, लक्षणा का व्यापार लक्षक है और व्यंजना का व्यापार जो शब्द है वो व्यंजक कहलाता है। फिर एक तात्पर्याख्यान कृतिम पदार्थ अन्वबोधने तात्पर्यार्थं अर्थं च वाक्यं तद्बोधकं परे। क्या करें कि कुछ अभी तान्यवादी जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि पदार्थों का परस्पर अन्वय बोध करने के लिए, यानी अन्वय का ज्ञान करने के लिए तात्पर्य नाम की जो वृत्ति है उसे मानते हैं, और तात्पर्य वृत्ति उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं, वाक्य को तात्पर्य अर्थ का बोधक मानते हैं। तो अभिधावृत्ति के एक एक पदार्थ का बोध कर निवृत्त होने पर वाक्य अर्थ स्वरूप पदार्थ अन्वय का बोध कराने वाली तात्पर्य नाम वृत्ति है। इस वृत्ति का अर्थ है तात्पर्यार्थ बोधिका तात्पर्य नाम वृत्ति तद अर्थं च तात्पर्यार्थ तद बोधकं च वाक्यमिति अभिधान्यवादिनां मतम्। तो कह रहे हैं कि यह अभिधान्यवादियों का सिद्धांत है। अभिधान्यवादी भट्टमीमांसक है, उसका अलंकार शास्त्र में स्वीकृत है। तो कहते हैं कि अन्विता अभिधानवादी प्रभाकर मीमांस के मत में पदार्थों का अन्वय स्वतः है, इसके लिए तात्पर्य नाम की जो वृत्ति है उसे मानना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो द्वितीय परिच्छेद था हमारा वो यहाँ पर है, शब्द के प्रकार है, अर्थ के प्रकार है, कविता कितने प्रकार की है ना, वो और उनमें भी कविता लक्षण व्यंजना के जो प्रकार है उनके बारे में हमने विस्तृत से जो आपका द्वितीय परिच्छेद है साहित्य दर्पण का प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत उसका हमने विस्तृत से अध्ययन किया है। आप भी इसका बार बार अध्ययन करते रहें ताकि आगे जो भी आपकी परीक्षा हो उसमें आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आप अपने अध्ययन में निरंतरता रखें और आगे जो हमारा तृतीय परिच्छेद जाएगा जिसको हम अगले अंक में प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कोयम रस उच्यते। रस क्या है उसके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।